वेलकम बैक, माय डॉक्टर विकास विजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल अकाउंट्स गुरु। ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट किया है स्कूल में। हम सब जानते हैं कुछ बच्चों ने मे बी लास्ट 1 मंथ पहले से पढ़ना शुरू कर दिया, बट कुछ स्कूल्स हैं लाइक केंद्रीय विद्यालय और अदर स्कूल्स जहां पर कि 10th के बोर्ड के रिजल्ट के बाद कॉमर्स सेक्शन बना और अभी अभी उन्होंने लास्ट वीक से अकाउंटेंसी को पढ़ना स्टार्ट किया। रिक्वेस्ट मेरे पास ये आई कि सर 12th का तो कंटेंट भर भर के है हर जगह, 11th स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कंटेंट बनाइए। तो मेरे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेंटर्स और स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया ये वीडियो आप लोगों के लिए, और इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर 1 बच्चे पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और वहां बताया गया कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। बट उसके बाद जो आपने पढ़ा, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी AICPA की कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा advantage of accounting, limitations of accounting, various parties interested in accounting information, उसके बाद डबल एंट्री सिंगल एंट्री का डिफरेंस। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है और यहां पे हम करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या टर्मिनोलॉजी। मेरा यह मानना है कि जब आपने साइंस पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आए होंगे लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉसिल्स। जब मैं स्टूडेंट था मैं घबरा गया था जब मैंने वर्ड पहली बार सुने। ऐसे ही वर्ड्स अकाउंटेंसी के स्टूडेंट पहली बार सुनेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जहां पर होगा डेफिनेशन ऑलमोस्ट 40 अकाउंटिंग टर्म्स की। तो मैं एक एक टर्म आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 40 टर्म्स में से। और बुक्स वगैरह में जो आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल है, बट वो सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए है। बट पैटर्न हमारा चेंज हो गया है इस टर्म के लिए, और वो हो गया है ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बेस। तो अभी 11th का कंटेंट अवेलेबल नहीं है कहीं भी टर्म 1 के हिसाब से, वो मैं आपको इस चैनल अकाउंट्स गुरु पे सारा कंटेंट शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, एंड दीज नोट्स आर प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट नेम जसनूर। यहां पर बुलेट पॉइंट्स में थ्योरी को लिखवाया गया है, यानी आप एक बुक में, टेक्स्ट बुक में अगर पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते हैं तो एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकालनी है समझ नहीं पाता, और वो पूरे पैराग्राफ को याद नहीं कर पाता क्योंकि उसको मेमोरी जो है याद करने की, रटाफिकेशन की आदत नहीं है। तो इन नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में मैं इस ढंग से आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने लिखवाया इन बच्चों को, यानी पॉइंट बुलेट फॉर्म में आप लिख के आएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अब आपको यही पॉइंट्स MCQ फॉर्म में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 40 अकाउंटिंग टर्म्स में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, पोस्टेड होते रहते हैं। फाइन, तो चलिए पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहली अकाउंटिंग टर्म्स। जैसा बताया बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, तो पहले ये तो समझ लें बिजनेस होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर। वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर मैं ये शर्ट्स बना रहा हूं, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, तो गारमेंट्स का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। अगर मेरी शॉप है गारमेंट की, वो बने बनाए मैं गारमेंट्स लेता हूं और आगे बेच देता हूं, ये है मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस। तो सेकंड वन इज ट्रेडिंग का बिजनेस। और थर्ड होता है सर्विस इंडस्ट्री, यानी मान लीजिए मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और मैं यहां से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गुड्स को ट्रांसफर करता हूं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है या कोरियर का बिजनेस है मेरा, या कोई सलून है, जिम है, इस तरह की सर्विस, वो भी एक बिजनेस होता है। तो 3 तरह के बिजनेस होते हैं। तो यहां पर क्या बिजनेस होता है और उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, दोनों चीजें समझनी है। तो वंस वी अंडरस्टूड कि 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं, उसके बाद है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड बाय 2 पार्टीज इनटू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी हमारा एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी आइटम्स फाइनेंशियल हैं, कौन सी नॉन फाइनेंशियल हैं, उनको फिर रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्लासिफाई करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वही सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी, यानी जो चीज नॉन फाइनेंशियल है, जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसके लिए 2 वर्ड याद कर लीजिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट। 2 बार बोलेंगे मेरे साथ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर इकोनॉमिक इवेंट entered by 2 parties into the process of accounting and recording it in the books of accounts. Next bullet point, agreement between 2 parties involving ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस, यानी यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट होता है और फिर एक्चुअल वो जो एग्रीमेंट है वो कन्वर्ट होता है सेल या परचेज में।
यहां पर कहा गया है कि इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी की टर्म्स में होना कंपलसरी है। बीइंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, और इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद यानी बिफोर और आफ्टर फाइनेंशियल पोजीशन में भी चेंज होना चाहिए है एक बिजनेस एंटरप्राइज की, यानी जो पहले कैश पोजीशन था वो कैश पोजीशन चेंज हो जाएगा। जो भी आपके रिकॉर्डिंग पर्पस है उसके अंदर आपका जो पहले था इस रिकॉर्डिंग से पहले और रिकॉर्डिंग के बाद, यानी आपके एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज की पोजीशन चेंज होने वाली है। और इसके एग्जांपल हैं, ब्यूटीफुल एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पे हाईलाइट है, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स यानी कस्टमर से पैसा आना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स यानी आपने जिनसे सप्लायर से उधार में माल लिया है उनको पेमेंट करना। ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आई होप अगर आप इसको बुलेट फॉर्म में लिख लेते हैं तो अब आपको आगे से बड़े बड़ी वॉल्यूम जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसी के बेस पे आपको 4 आइटम दी जाएंगी एमसीक्यू फॉर्म में। टर्म 1 में वो भी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, जहां हम आपको 4 ट्रांजैक्शन देंगे और बोलेंगे बताइए इनमें से कौन सी एक ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इस तरह के एमसीक्यू तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। तो ये जो आज का वीडियो है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा और उसके बाद एमसीक्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकाउंट। यानी जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ लिया तो अब समझते हैं अकाउंट क्या होता है। सो अकाउंट होता क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट और अ पर्टिकुलर हेड। यानी बिजनेस के अंदर हम काफी सारी डीलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, आप मेरे कस्टमर हैं और रेगुलर परचेज करते हैं, तो आपके नाम का एक हेड बन जाएगा, कब कब मैंने आपको गुड्स बेचे, कब कब आपने मुझे पेमेंट दिया। इसी तरह से अलग अलग एसेट्स के, लायबिलिटीज के, रेवेन्यू के, कैपिटल के, एक्सपेंसेस के हेड्स बनते हैं ताकि क्लासीफाई करके एक टाइप के अकाउंट में एक टाइप की आइटम रिकॉर्ड की जाए। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, मुझे देखना है इस मंथ में कितना कैश आया, कितना कैश गया, सो आई विल ओपन कैश अकाउंट। मुझे अगर देखना है इस मंथ की सैलरी कितनी हुई है तो आई विल ओपन अ सैलरी अकाउंट। अगर मुझे इस साल कितना सेल्स किया, मैंने गुड्स को कितना बेचा है, उसके लिए बनेगा सेल्स अकाउंट। यानी एक तरह की आइटम एक तरह के हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट। ट्रांजैक्शंस कैन बी कैश एज वेल एज क्रेडिट। हम सब जानते हैं बिजनेस में हम कैश में भी डील करते हैं और क्रेडिट में भी, तो सभी तरह के अकाउंट खोलेंगे रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शन, रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। देन इट शोज द इफेक्ट एंड डायरेक्शन। बहुत ब्यूटीफुल है कि जो अकाउंट है उसका रोल क्या होता है। एक तो शो करता है इफेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किए तो मेरे पास गुड्स आए और कैश गया। अगर आपने उधार पे लिए तो बस गुड्स आए और उधार पे लिया, यानी लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स इंक्रीज कर दिए। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया कैश पे तो फर्नीचर आया, कैश कम हुआ। तो ये अकाउंट्स की डायरेक्शन बताता है कौन सी चीज इंक्रीज हुई है, कौन सी चीज डिक्रीज हुई है। तो अकाउंट का मकसद होता है उसका इफेक्ट शो करना एंड उसकी डायरेक्शन का बताना। एग्जांपल सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंस, इसमें इफेक्ट क्या है? ये एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे और एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेंगे। तो डायरेक्शन हमें पता लग रही है, एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, प्रॉफिट्स इज रिड्यूस। सेम वे अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है या कोई लायबिलिटी इंकर करी है, मान लीजिए कोई भी चीज आपने बैंक से लोन लिया है तो एक एसेट तो इंक्रीज कर गया, साथ में आपका बैंक लोन एज अ लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है। तो यानी कई बार दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, कई बार दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना होता है, और ये 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम आगे जाके बताएंगे, जिसमें न्यूमेरिक जो मैंने डेवलप किया बहुत साल पहले, क्लियर कॉन्सेप्ट, CLEAR, अक्रॉस द ग्लोब फेमस है अब ये क्लियर कॉन्सेप्ट, जहां C से कैपिटल, L से लायबिलिटी, E से A से एसेट और R से रेवेन्यू होती है। ये होते हैं 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द मॉडर्न अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल के हिसाब से हमारे अकाउंट होते हैं 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। ये पढ़ाएंगे हम आपको चैप्टर 6 में, जहां रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाएंगे। बट आपको समझना पड़ेगा 5 तरह के अकाउंट होते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग में, और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो ये था अकाउंट के बारे में। 40 डेफिनेशन में से सेकंड हमारी खत्म हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, और वो है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल हम ये मानते हैं कि जो मनी या कोई आइटम या एसेट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो यहां पर एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर यानी ओनर और द पार्टनर्स। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे 12th क्लास के अंदर, तो उसमें पार्टनर्स जो पैसा लगाते हैं वो भी कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी के केस में ये बन जाता है शेयर कैपिटल जो 12th में है। सो मनी एंड एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, ये जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं या कोई एसेट इन्वेस्ट करते हैं एज अ ओनर इनटू द बिजनेस, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। सो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ये कई बच्चे नहीं समझ पाते। सो व्हाई इट इज लायबिलिटी? बिकॉज द बिजनेस इज लायबल टू पे टू द ओनर। तो ये लायबिलिटी है, बट इसका नाम स्पेशल दे दिया कैपिटल, ताकि बाकी लायबिलिटीज के साथ आप कंफ्यूज ना हो जाए। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉफिट होता है,
ये इंक्रीज करेगा। और जब आप पैसा निकाल लेते हैं, ड्राइंग्स करते हैं या कोई लॉसेस होते हैं, उस केस में ये आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। सो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी, जो चैप्टर 3 में करेंगे, जहां हमने स्टार्टिंग में बताया बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। तो यहां पर कैपिटल को मान के चलते हैं कि हमने ओनर से बोरो किया पैसा और उसके बदले उसको प्रॉफिट देना है। सो यहां पर बात करते हैं कंपनी के बारे में, उनको शेयर होल्डर्स बोलेंगे। और वहां पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां पे अगर हम बात करें 11th क्लास की बात करें तो यहां पर कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं या नेटवर्थ। तो ये वर्ड ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ भी याद करिएगा, कैपिटल का दूसरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। उससे पहले एग्जाम्पल यहां पे नॉर्मली आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल हमेशा मिस्टर वाई, मिस्टर राम कमेंस बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 लाख। साथ में अगर ये फर्नीचर मशीनरी भी लेके आता, वो भी कैपिटल का पार्ट बन जाता। इन 3 डेफिनेशन के बाद एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो ये कहती है बिजनेस के अंदर जितना भी कैपिटल लगाया है ओनर ने, जितना भी पैसा हमने बोरो किया है आउटसाइडर्स से, लायबिलिटीज, उन दोनों को मिला के बनता है हमारा एसेट्स। और ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चलिए 4th डेफिनेशन, और वो है ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स मीन्स अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। यानी जो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, अगर वो अपने ही लगाए पैसे में से कुछ पैसा निकाल लें या उस पैसे से खरीदे हुए सामान में से कुछ सामान निकाल लें। फॉर एग्जांपल मेरा गारमेंट का बिजनेस है और मैंने 2 शर्ट्स निकाल के खुद पहन ली, या आपकी केक की फैक्ट्री है, 2 केक निकाल के आपके घर पे ले गए और मम्मी के बर्थडे पे आपने सेलिब्रेट किया, केक कटिंग करी, ये सभी के सभी क्या होंगे? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब वो नहीं है जो पेंटिंग होता है। ड्राइंग्स का मतलब यहां क्या है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे थे उस बिजनेस के अंदर से आपने कुछ कैश निकाल लिया, आपने कुछ सामान निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। यानी और यहां पर जो भी कुछ आप विड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं और उसकी सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज और आपको वो 800 रुपीज का पड़ा था, तो किस वैल्यू पे ड्राइंग्स को लिखेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर गुड्स वैल्यूड एट द परचेज कॉस्ट, यानी परचेज प्राइस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। ये जो ड्राइंग्स है कैपिटल को रिड्यूस करता है। यानी अगर आपसे हम 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लें कि ड्राइंग से कैपिटल इंक्रीज होता है या रिड्यूस होता है, तो आप सभी कहेंगे कि ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होता है। एग्जांपल, मिस्टर वाई टुक 2 shirts of rupees 15,000 from the business account. It is known as drawing. After drawing, the 5th item, the 5th definition is liabilities. ये इंग्लिश वर्ड लाइबल से डिराइव किया गया है, यानी आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लाइबिलिटीज होती है जहां पर अमाउंट ओ करनी होती है बिजनेस ने। जैसा आपको बताया, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे आर 2 डिफरेंट पर्सन, ये दोनों अलग आइडेंटिटी है। तो लाइबिलिटी बोल लेते हैं जो बिजनेस को चुकाना है आउटसाइडर्स को। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो बिजनेस को वापस करना है आउटसाइडर्स को, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। इवन जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में, वो भी लायबिलिटीज होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल, जैसा मैंने पहले बताया। बट लायबिलिटीज का वैसे मीनिंग हम एक्सटर्नल के लिए यूज करते हैं, बट यहां पर मैं आपको दोनों समझाऊंगा। तो यहां पर है अमाउंट ओड या पेबल बाय द बिजनेस टूवर्ड्स ओनर, यानी इंटरनल, इसको बोलेंगे कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी। टूवर्ड्स आउटसाइडर्स यानी अदर देन ओनर, एक्सटर्नल लोन ले लीजिए, एक्सटर्नल इक्विटी मान लीजिए। और यहां पर एग्जांपल है क्रेडिटर्स, जिनसे हम रॉ मटेरियल उधार में परचेस करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जैसे बैंक से आपने लोन लिया, या फिर बोरिंग्स। तो मैंने जैसे बोला, आप बुक्स में से बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या इंपॉर्टेंट लाइन एग्जामिनेशन के लिए है, वो मेरा पर्पस है। मैं बहुत ही ईज करने वाला हूं और ये सारे नोट्स आप आराम से लिख सकते हैं। इवन मैं इसका आपको पीडीएफ का लिंक बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, अपने और इसको बेटर इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर इनसे भी पढ़ लेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। फाइन, तो ये था हमारा लायबिलिटीज। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, नॉन करंट एंड करंट। यहां पर जो लायबिलिटीज आपने 1 साल के बाद वापस करनी है, दैट इज रीपेबल आफ्टर 1 year, इट इज नोन एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। एंड द लायबिलिटी विच हैज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट इज नोन एज करंट लायबिलिटी। ये डेफिनेशन नॉर्मल थी, बट कंपनीज एट 2013 में इसमें एक और एस्पेक्ट ऐड कर दिया गया है, वो है ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? द टाइम गैप बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड आफ्टर इट्स प्रोसेसिंग it is being sold and again converted into cash. The whole time period taken from acquisition of raw material and selling and collecting cash, that this time period is known as a operating time period. तो ये जो operating period है, operating time है, ये वाला भी यहाँ पे mention करना है कि जो liability after 1 year या after the operating cycle पे करनी हो, उसको बोलेंगे हम non current, और जो liability within 12 months या within operating cycle में पे करना हो, वो current liability। मान के चलिए आपका ईयर है 12 मंथ्स का और ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने, तो यहां 15 महीने ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है, तो जो लायबिलिटी आफ्टर 15 मंथ्स पे करनी होगी वो है नॉन करंट,
और जो विद इन 15 मंथ्स पे करनी होगी वो है करंट। वैसे यूजुअली हम आपसे 12 मंथ्स का ही डिस्कस करते हैं। फाइन। आफ्टर दिस एसेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बिकॉज इसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। जब आप किसी बिजनेस में एंटर करते हैं, उसकी बिल्डिंग देखते हैं, वहाँ जाके रिसेप्शन पे सोफे पे बैठते हैं, वहाँ देखते हैं एसी लगे हुए हैं, वहाँ देखते हैं कंप्यूटर्स हैं, ये सारे क्या है उस बिजनेस के एसेट हैं। बट क्या इसकी ओनरशिप प्रोप्राइटर के पास है, मालिक के पास है? आंसर है नो। इसकी ओनरशिप होती है बिजनेस के पास। तो ये सारी वो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसकी मनी वैल्यू होती है, जिसको बिजनेस यूज करता है या इसको बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। तो वो एसेट्स जो बेनिफिट देते हैं बिजनेस को किसी भी प्रकार से, दैट इज नोन एज एसेट। तो एसेट एक अच्छी चीज होती है। तो व्हाट इज एसेट? द प्रॉपर्टीज विच एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाए उसको बोलते हैं हम एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक। यहां पर इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। अगर कोई मालिक और है और मैं यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग किसी और की है और मैंने यहां पे अपना ऑफिस खोला हुआ है, क्या ये बिल्डिंग मेरा एसेट हो सकता है? आंसर वुड बी नो, बिकॉज आई हैव टू पे द ओनली रेंट एंड द बिल्डिंग इज नॉट इन माई नेम, बिजनेस के नाम पे नहीं है। सिमिलरली यहां पर एसेट्स टैंजिबल इंटेंजिबल दोनों होते हैं। यानी कुछ ऐसे एसेट, जैसे ये जो मेरा पैनल है मैं इसको टच कर सकता हूं, आप देख पा रहे हैं, तो ये मेरा टैंजिबल है। लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर तो नहीं देख पा रहे आप, वो क्या रहेगा? इनटेंजिबल। क्या रहेगा? इनटेंजिबल। तो यानी आपने टेंजिबल मतलब मेरे पास एसेट है जो देख पा रहा हूं पैनल, और इंटेंजिबल इसके अंदर का सॉफ्टवेयर, यानी दोनों मेरे एसेट है, दोनों मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, बट एक दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई दे रहा। इस समय जो कैमरा है, कैमरा के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो आपको नहीं दिखाई देगा। कंप्यूटर, लैपटॉप है, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर विंडोज नहीं दिखाई देंगे, वो सब इंटेंजिबल हैं। तो मनी वैल्यू टेंजिबल की भी होती है, मनी वैल्यू इनटेंजिबल की। यानी जब मैंने पैनल परचेज किया, आई हैड टू पे द प्राइस फॉर दिस टेंजिबल पैनल प्लस द इनटेंजिबल जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसके भी मैंने उसको सप्लायर को पैसे दिए होंगे। तो ये दोनों के दोनों एसेट होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। दे हैव अ वैल्यू अटैच। जैसा मैंने बताया, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो दोनों की वैल्यू पे करिए, बेचूंगा तो मुझे प्राइस मिलेगा दोनों के लिए, पैनल के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बाकी जो कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि हमारी रेपुटेशन, हमारी गुडविल। मान लीजिए अगर मेरी थोड़ी बहुत गुडविल है, रेपुटेशन है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर पाऊंगा। तो वो जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा अकाउंट्स गुरु का लोगो एजी। अब वो जो एजी लोगो है या अकाउंट्स गुरु नेम है, ये ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड हो गया। अब हम आर लगाते हैं, पहले हम टीएम लगाते थे, अब आर यानी रजिस्टर। तो ये भी मेरा क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। आप कहेंगे सर वो तो दिखाई देता है, बट ऐसे नहीं दिखता जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक की तरह, तो वो इंटेंजिबल है। कॉपीराइट, जो हम बुक्स लिखते हैं टुगेदर विद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस रिफॉर्म लास्ट 25 ईयर्स, उसके अंदर भी कॉपीराइट हमारे पास होता है, बट बुक में सी लिखा होता है, यानी कोई भी कंटेंट उसको कॉपी ना कर ले। इसी तरह से माइनिंग राइट्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं, अगर आपने डेवलप किए हैं तो वो आपका राइट होगा। सो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं और दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। देन नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, जैसा मैंने डिस्कस किया, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं एंड दे आर यूज फॉर मोर देन अ ईयर। तो ये सारे एसेट्स नॉन करंट एक साल से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। इसके अंदर टैंजिबल, इंटेंजिबल दोनों आते हैं और मैं दोनों डिस्कस कर चुका हूं। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दे कैन बी सीन एंड टच, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। और यहां पर which don't have a physical existence, they cannot be seen and touched. Example, patents, goodwill, trademark, computer software, copyrights, mining rights, ये सब. And then होते हैं current assets, they are held with purpose of resale, that is converting into cash within 1 year. यानी एक साल के अंदर हमें इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं या एक साल में कंज्यूम हो जाएगा। अगर मैं शर्ट्स बना रहा हूं, उसके कॉलर में फ्यूजिंग लगने वाली है, तो वो फ्यूजिंग मेरे लिए करंट एसेट्स है, बिकॉज वो कंज्यूम हो जाएगी विद इन 1 ईयर। या इसके बटन्स हो गए, तो जो भी एक साल में या तो कंज्यूम हो जाए या मैं एक साल में इसको बेच दूंगा, ये सभी के सभी मेरे लिए क्या होंगे? करंट एसेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, गुड्स जो भी हम परचेज कर रहे हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री जो हमारा नहीं सेल होता साल के एंड में, उसको भी हम एसेट मानते हैं। हमारे डेटर्स जिनको हमने उधार में माल बेचा है, उसको भी हम एसेट मानते हैं, हमारा करंट एसेट, बिकॉज उन कस्टमर से एक साल के अंदर पैसा आ जाएगा। And then the advance money paid, the prepaid expense, the prepaid rent, prepaid salary, we will get the benefit in the future. These are also our current asset. और लास्ट बचता है fictitious assets, यानी जो ना तो tangible होता है ना ही intangible होता है। यानी
ये हमारे एसेट्स होते ही नहीं, ये फेक एसेट है, असली में हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट वॉश एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मैंने मनी स्पेंड तो कर दिया बट मुझे लग रहा है इसका बेनिफिट 2-4-5 साल में आ रहा है। इनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जब आगे जाके मैं आपको एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा। बट दीज आर नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स यानी फेक। सो नीदर टैंजिबल नॉर इंटेंजिबल, दे आर द लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे वर इंकर्ड बट इन मोर देन एन वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी वो ऐसे खर्चे जो एक साल से ज्यादा ईयर्स में डिवाइड होकर राइट ऑफ होते हैं, यानी प्रॉफिट में से माइनस। व्हेन वी से द वर्ड राइट ऑफ का मतलब एक्सपेंस को प्रॉफिट से माइनस करना। तो ये खर्चे, ये लॉसेस एक साल से ज्यादा प्रॉफिट में माइनस अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिटिशियस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। डेफर्ड का मतलब फ्यूचर, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसे खर्चे जो फ्यूचर तक बेनिफिट देते हो, उसको बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिटिशियस एसेट्स, और इनकी मार्केट वैल्यू होती है 0। तो ये था हमारा एसेट्स। चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है डेफिनेशन 7। 40 डेफिनेशन हमने आपके साथ डिस्कस करनी है, उसमें से 7 डेफिनेशन है रिसिप्ट्स। सो रिसिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, बिकॉज हम काम कर किसके रहे हैं, चाहे आप वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं और एक्सचेंज में पैसे के लिए। या फिर अगर आपने क्रेडिट पे बेचा है तो प्रॉमिस मिला था दैट ही विल मेक यू द पेमेंट, और जब असली उस दिन वो पेमेंट देने आता है, जिस दिन आपको पैसे मिलते हैं बिजनेस में, उस दिन बोलते हैं ये रिसिप्ट है। तो बेसिकली ये रिसिप्ट एक प्रूफ होता है कि यस, मुझे आपसे इस गुड्स या सर्विस के बदले अमाउंट आ गई है। इवन रिसिप्ट इसलिए भी दिया जाता है कि टैक्सेशन पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रूफ। तो यहां पर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज बेसिकली नोन एज रिसिप्ट। एंड 2 तरह की रिसिप्ट है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। जब आप रेगुलर बिजनेस करते हैं और रेगुलर बिजनेस में रेगुलर रेकरिंग पैसे आते रहते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गुड्स दिए, सर्विस दी, उसके बदले पैसे आ रहे हैं, या आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, दीज ऑल आर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स होता है जब आप नॉन रेकरिंग की नेचर हो, यानी लगातार ना हो, कभी कभी आ रहे, जैसे आपने कोई फिक्स एसेट्स को बेच दिया हो या आपने लोन बोरो किया हो, कभी कभी लेते हैं, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। सो रिसीव्ड अगेंस्ट द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, नॉट रेकरिंग इन नेचर। और यहां पर अमाउंट रिसीव और रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन टेकन आर द कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। यहां एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, बिजनेस में बिना खर्चे के तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, यहां पे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। वन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बाय करना, आपने मोबाइल फोन किया है, परचेज किया है बिजनेस के अंदर, कार परचेज करी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप कार के अंदर पेट्रोल भराते हैं तो वो होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बाइंग ऑफ फिक्स एसेट्स, उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल मिलता रहेगा। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका बेनिफिट 1 साल के अंदर एक्सपायर कर जाता है। और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिशियस एसेट, जो मैंने आपको समझाया था, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। उसका जो बेनिफिट है वो राइट ऑफ करते हैं ओवर मोर देन 1 ईयर, इसलिए उसको हम डेफर कर देते हैं यानी फ्यूचर में स्प्रेड कर देते हैं, मगर वो फिक्टिशियस एसेट होता है। तो अमाउंट स्पेंट ऑन और द लायबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज नोन एज एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में है इंकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच इनकम कैन बी इंक्रीज, द अर्निंग कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज। कोई भी ऐसा खर्चा, कोई नया एसेट लिया हो या पहले एसेट में कोई ऐसी इंप्रूवमेंट कर दियो कि या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए या जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए उस एसेट की, उस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये। तो यहां पे ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल या इनटेंजिबल हो, परचेज ऑफ मशीनरी जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स, या परचेज ऑफ कंप्यूटर टू कैरी ऑन द बिजनेस, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इट इज इंकर्ड the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period, examples rent, salary, cost of goods sold। बात आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जहां पर ये रेवेन्यू इन नेचर है बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एस्टिमेटिंग दैट द बेनिफिट विल बी डिराइव्ड फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बात आती है एक्सपेंस की। एक्सपेंडिचर में जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाया, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली एक्सपेंस होता है, यानी द कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू और द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट,
या फिर बैड डेट्स हो जाए, उन सबको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। यानी जब भी हम एक्सपेंस बोले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। ये आपको चैप्टर 5 में भी अकाउंटिंग क्वेश्चन में समझाएंगे और हर चैप्टर में इसकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने एडवांस पे कर दिया किसी को, यानी अभी चल रहा है मंथ हमारा अगस्त, और आपने उसको सितंबर अक्टूबर की सैलरी पहले से पे कर दी स्टाफ को, तो ही विल गिव यू द सर्विस इन फ्यूचर। उसको बोलते हैं प्रीपेड, यानी पेड इन एडवांस। तो कोई भी चीज अगर आपने एडवांस में पे किया, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए आपका है तो क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस की कैटेगरी में, बट अदरवाइज ये होता है एसेट, वो भी करंट एसेट। सेम द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है जिसका आपने सर्विस ले ली है बट अभी आपने पैसे नहीं पे किए, तो ये होती है आपकी लायबिलिटी, और वो भी करंट लायबिलिटी। देन इनकम। इनकम वर्ड, प्रॉफिट वर्ड, गेन, ये अलग अलग जगह यूज किया जाता है। यहां पर अकाउंटेंसी में इनकम कहते हैं प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, और इनकम हमारा हो गया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यानी अगर हमारे जो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बनाने की कॉस्ट 15,000 है और हमने रेवेन्यू 21,000 में बेच दिया, सो 21 माइनस 15 जो रहेगा हमारी इनकम रहेगी 6,000 की, एंड दिस इज आवर इनकम 6,000 रुपीज। फाइन। प्रॉफिट, इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट अर्न फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी यहां पर हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं गुड सर्विसेज का, उससे जो हम इंक्रीज एक्स्ट्रा मनी अर्न करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, आवर प्रॉफिट। यहां पर रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, यानी सेल या सर्विस से जो पैसा इकट्ठा आया माइनस उसकी कॉस्ट को माइनस कर दिया, ये हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यानी सिर्फ वो कॉस्ट माइनस करना जो कि प्योर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन के अलावा एक बार गुड्स बन गए, उसके बाद अगर आपने कोई चीज पे करी है, उसका एक्सपेंस होता है, वो फिर हम माइनस करते हैं, तो वी गेट द नेट प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट वर्ड बिजनेस से रिलेटेड है। इनकम के अंदर हम प्रॉफिट भी मान लेते हैं और मान लेते हैं कोई अदर देन, और भी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो उसमें इंक्लूड है। बट अगर आपने बिजनेस के अलावा कुछ अर्न किया है, जैसे एग्जांपल है यहां पर आपने विनिंग कोई कोर्ट केस है, कोर्ट केस आप जीत गए हैं, या कोई एसेट्स, फिक्स एसेट को बेच के पैसा कमाया है, उसको बोलते हैं गेन। सो इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग एक्टिविटी, इसको बोलते हैं हमारा गेन। और लॉस होगा इसका रिवर्स, जहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, वो होगा हमारा लॉस, और इससे हमारा ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल रिड्यूस होता है। ये बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर जैसे कोई गुड्स चोरी हो जाना, गोडाउन में आग लग जाना, इस तरह से, या फिर एसेट को बेचते टाइम लॉस हो जाना, वो सारे के सारे लॉसेस हमारे यहां पर कवर होते हैं। तो ये था 13 यानी लॉस। हेलो फ्रेंड्स, तो ये थी 13 डेफिनेशंस, ये था हमारा नॉलेज ओरिएंटेड का पार्ट, और अब है हमारा मार्क्स ओरिएंटेड पार्ट, यानी केबीसी। जो पढ़ाया अब आपका असेसमेंट भी लेंगे, यही है हमारा फुल मार्क्स एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट इंस्टीट्यूट का मोटिव। पढ़ाने के साथ साथ अगर हम मार्क्स ओरिएंटेड नहीं कराएं तो बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते। आई होप ये 13 डेफिनेशंस आपको अच्छी लगी, समझ आई, और ये पार्ट 1 के अंदर कॉन्सेप्ट सिखाया, और अब हम आपको बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ सैंपल क्वेश्चन है, इस तरह के आगे हम डेली लेके आते रहेंगे अपनी मास्टर क्लासेस में। यूट्यूब चैनल पे हमारे नॉर्मली ये सेशन होते रहते हैं, लाइव वेबिनार्स, लाइव सेशंस होते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आप और भी टेस्ट पेपर देना चाहें ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारा मोबाइल ऐप अकाउंट्स गुरु डाउनलोड कर लीजिए। हर संडे सुबह 10 बजे हमारे पेपर होते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज को लेके। डोंट मिस इट, बिकॉज यही आपको मार्क्स दिलवाएंगे। मार्केट में 12th का कंटेंट भरपूर है, 11th का है नहीं, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर हमारे लिए भी कुछ कंटेंट बनाइए, तो ये कंटेंट एक्सक्लूसिव आपके लिए। लेकिन अगर ये एफर्ट अच्छा लगा तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब देख के पता लगेगा कि मैं अगला पार्ट 2 बनाऊं सेम कॉन्सेप्ट के साथ और सेम एमसीक्यू के साथ, क्योंकि थ्योरी नोट्स तो मैं आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो में, और अगली वीडियो में भी जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो आपको मिल जाएगा कंटेंट पूरा का पूरा। तो चलिए देखते हैं क्या है, कितना आपको समझ आया 13 डेफिनेशंस इस पहले क्वेश्चन के साथ, और ये भी हमारा यूनिक कॉपीराइट कंटेंट के साथ, यानी केबीसी। एक्चुअल केबीसी स्टार्ट हो चुका है हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ, और यहां पर हम डॉक्टर विकास विजय, आपका अकाउंट्स गुरु, प्ले कर रहे हैं क्या, केबीसी, यानी कौन बनेगा सी से चैंपियन और द सीबीएसई सुपर अचीवर। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोसेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला इंटेंजिबल एसेट, बी फिक्स एसेट्स, सी करंट एसेट्स, एंड 4th इन्वेस्टमेंट्स। बताइए क्या है आपका आंसर। सोचिए, कोई भी एक ऐसा लॉन्ग टर्म एसेट जो दिखता नहीं है, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, और वैल्यू काफी होती है, बताइए। यस, विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो आप कहेंगे यस सर, हमें याद आ रहा है वो करंट एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है। सर
फिक्स एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडिंग आउट प्रोसेस है 50-50 केबीसी का, ये दो गायब कर दीजिए, बचे दो इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये हो नहीं सकता क्योंकि वो भी एक तरह से क्या है, हमारा एसेट तो है, बट डेफिनेटली हम क्या है उसको ये नहीं मानेंगे लॉन्ग टर्म, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट हमारी करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जो शॉर्ट टर्म हो सकती है। तो सबसे बढ़िया आंसर मुझे लग रहा है इंटेंजिबल एसेट। और हां, देखते हैं क्या ग्रीन पॉपअप होता है। ओ वाओ, यस, ग्रीन पॉपअप हुआ, तो आंसर है हमारा ए, इंटेंजिबल एसेट। कैसा लगा आपको बताइएगा। सेकंड ऑप्शन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन में है क्या, the assets that can be easily converted into cash within a short period, that is a year, or within the operating cycle is known as, यानी वो एसेट जो कन्वर्ट हो जाए कैश में शॉर्ट पीरियड में, या तो एक साल, या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल जो मैंने बताया था टाइम पीरियड कैश को कैश में कन्वर्ट करने में लगता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर फिक्स एसेट, या इंटेंजिबल एसेट, या फिर करंट एसेट्स। और यस, आप कहेंगे सर फिक्स एसेट तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि 1 ईयर में नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स अगेन करंट और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती हैं, वो भी नहीं है। इनटैंजिबल एसेट तो अभी डिस्कस किया क्या होता है, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट। देखते हैं क्या करंट एसेट पे ग्रीन पॉपअप होता है, और यस पॉपअप हुआ, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। यस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ दिस बेस्ट एक्सप्लेन द फिक्स एसेट, क्या ये परचेस करते हैं बिजनेस में यूज के लिए, क्या ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्या ये आइटम वियर एंड टियर होती है, नहीं होती है काफी टाइम तक, या फिर ये आर ऑफ लॉन्ग टर्म लाइफ, काफी लंबे तक चलते हैं, एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। बताइए क्या है तीनों में से, और देखते हैं चारों में से आंसर जो मुझे लग रहा है डी होना चाहिए, और देखते हैं क्या डी में पॉपअप होता है। देखिए यस, ये लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए होते हैं एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। परचेज ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ लॉस। और डेफिनेटली मशीन को परचेज करना क्या रहेगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और देखते हैं क्या है हमारा सी आंसर, चेक करते हैं। यस, सी इज द राइट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको गारंटी है कि मुझे 13 डेफिनेशन आ गई, मेरा असेसमेंट भी हो गया, और संडे को होने वाला होता है डीपीपी। उन सबको देने के बाद मुझे आएंगे फुल मार्क्स। तो जब भी कभी आपका दिल घबराए और कहिए अकाउंट्स गुरु है ना, तो अगली वीडियो को बने रहने के लिए, ना मिस करने के लिए बेल आइकन बताइए को जरूर प्रेस कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ढेर सारे कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।